आ गए होंगे, टाइम तो शायद हो गया है। हमने अभी 8 नहीं बजा है, 2-3 मिनट बाकी है। फिर भी कक्षा में पहले उपस्थिति सही रहती है। मैं आज आप लोगों को जो समानता का अधिकार मैं अभी तक बता रहा था, उसके कई अपवाद बताऊंगा। उस अपवाद के कुछ आर्टिकल्स में लिखवा रहा हूं, जो संविधान के भीतर जाके पढ़ेंगे। अगर माना अभी नहीं पढ़ते, माना XYZ जैसे 361 है, अभी नहीं पढ़ते, वो जब हम विशेषाधिकार वगैरह की बात करेंगे तब पढ़ा देंगे। तब भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके जैसे कहते हैं राइट टू इक्वलिटी के एक्सेप्शनल कौन से हैं, ठीक थोड़ा सा उसकी चर्चा कर देते हैं। उसके बाद हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार में चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, बड़े बड़े ढंग से अगर आप देखें तो आप कई चीज को बहुत ही माइन्यूट लेवल पे समझते चले जा रहे हैं। और अगर एग्जाम में ये पूछता है कि समानता के अधिकार के अपवाद की चर्चा कीजिए, तो जो अभी मैं बताने जा रहा हूं उसमें काम कर जाएगा। अपवाद सिर्फ संविधान के भीतर ही नहीं है ना। संविधान ऐसा संविधान के भीतर ही नहीं है, बहुत सारे, जैसे मैं आपको बोलूं कि आप भारत के नागरिक हैं, यह बात तो संविधान बताता है, लेकिन भारत के आप मतदाता हैं, यह तो संविधान में लिखा नहीं है। वो तो जन प्रतिनिधित्व कानून बताता है। उसमें से भी जन प्रतिनिधित्व कानून में जो उसका एक प्रकार से धारा है 62 और उसकी उपधारा जो 5 है, 62(5), वो निर्बंधन भी कर सकती है। कहने का मतलब है कि जिस अधिनियम से आपको किसी चीज का अधिकार मिला हुआ है, उसी अधिनियम में उस अधिकार को रोकने का प्रभाव भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे आर्टिकल 19 एक क में आप जाएंगे तो आपको बोलने की स्वतंत्रता सहित मिला हुआ है, क ख ग घ घ ऐसा करके मिला है ना, 6 प्रकार का अधिकार। लेकिन वही 19(2) से देखेंगे तो आपको निर्बंधन का भी वहीं पर बगल में ही, मतलब रोकने का भी अधिकार है। कहने का मतलब ये कि जहां पर जो अधिकार मिलता है, वहीं पर उसके अगर गलत तरीके से उसका प्रयोग हो रहा है तो वही निर्बंधन यानी प्रोहिबिटेड, रोकने का भी राइट वहीं पर अधिकार, या यूं कहा जाए रोकने का कानून वहां पर बिसात रहती है। ठीक उसी तरीके से जनप्रतिनिधित्व कानून ने आपको मताधिकार का मौका दिया। लेकिन अगर कोई किसी को रोकना है, जैसे किसको रोकेंगे, रोकने में या तो व्यक्ति जेल में हो या पुलिस की कस्टडी में हो, ऐसे केसेस में उसे मत से अगर वंचित किया जाता है तो क्या समता का अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? जेल में बहुत सारे लोग बंद है, वोट नहीं देते हैं, तो क्या आर्टिकल 14 का उल्लंघन है? तो यहाँ पर आर्टिकल 14 में अपवाद हो गया, यानी जेल में बंद व्यक्ति वोट नहीं देता है तो और वोट देने का अधिकार कहां से उसको मिला? जनप्रतिनिधित्व कानून से। तो वोट को रोकने का अधिकार कानून कहां पे मिलेगा? जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 62(5) में। तो हम आज अभी एक हेडिंग बनाना है आपको, क्योंकि जो इसके पहले हमने लेक्चर समता का अधिकार पे बहुत चर्चा कर चुके हैं, अलग अलग भांति से चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ही कुछ और चर्चा करते हुए आर्टिकल 15, 16, 17, 18, अभी समता का अधिकार तो 18 तक है। और आप जम के थोड़ा सा तेजी से पेन भी चलाइए, थोड़ा अपना ये चक्षु भी थोड़ा सा दम लगा के रखे रहिए। तो हम लोग आज देखते हैं कि इसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। हालांकि आर्टिकल 15-16 काफी सघन है, 17-18 में उतनी बात नहीं। 17-18 में तो यूं है, यूं कुछ हुआ ही नहीं है। अस्पृश्यता का अंत के लिए 1955 में जो मामला है उसी तक की चर्चा करनी है, बाकी 15 और 16 में बहुत हुआ है। अब 15 में 15(5) तक है, फिर उसके बाद 16 में है, फिर अभी देखे होंगे पिछले साल 2019 में जब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया, तो 15-16 में ही तो जाके संशोधन हुआ है। तो और बहुत सारे केसेस पढ़ लेंगे, इंदिरा साहनी की बात करेंगे, बीपी मंडल कमीशन की बात करेंगे, बीपी सिंह की बात करेंगे, है ना, जब उन्होंने आरक्षण की एक प्रकार से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी, मामला कोर्ट में चला गया,
16 नवंबर 1992 की बात कर लेंगे, फिर सितंबर 93 की बात कर लेंगे जब आरक्षण लागू करने का अधिसूचना पीवी नरसिंह राव के टाइम में लागू हुई। तो ऐसे करके भी कुछ बातें करनी है, कुछ बात करेंगे, कुछ लिखाएंगे और कुछ प्रश्न भी लिखाएंगे। जैसे एक प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न अभी जो लिखाने जा रहे हैं उससे पूरा हो जाएगा कि समता के अधिकार में जो अनुच्छेद 14 के अंदर जो कानून के समक्ष सभी बराबर हैं कि कुछ अपवाद हैं, चर्चा कीजिए। अब वो चर्चा करने के लिए क्रम वाइज चर्चा कर लीजिएगा। तो मत देने का अधिकार, एक छोटा सा हेडिंग लिख लीजिए फटाक से, मत देने का अधिकार। क्योंकि अब मैं रुकूंगा नहीं, थोड़ा मुझे मतलब ज्यादा भूमिका नहीं बनाए, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसा समझता हूं कि काफी अंदर तक ले जा चुका हूं। अब वो बेटा तुमको थोड़ा सा हाथ पैर मारना ही पड़ेगा, है ना। अगर मैं ज्यादा एग्जाम्पल्स या बहुत सारी चीजों में समझाता रहूंगा तो कोर्स थोड़ा रास्ता लंबा है। कहते हैं कि छोड़ पेड़ की छांव मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छांव। पेड़ की छांव इसलिए छोड़ो भैया कि चलना बहुत है ना। गांव बहुत है दूर मुसाफिर, छोड़ पेड़ की छांव। तो अभी संविधान काफी लंबा है और सुस्ताने के लिए या बहुत ज्यादा बात करने के लिए के साथ साथ मतलब एक कॉम्प्रहेंसिव एस्पेक्ट में चीजों को आगे बढ़ाएं जो एग्जाम की दृष्टि से, समझ की दृष्टि से और आपकी संतुष्टि की दृष्टि से बेहतर हो। इसमें एक लाइन बच्चा लिखो कि आ, मत देने का अधिकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से प्राप्त है। लिख लीजिए, मत देने का अधिकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से प्राप्त है। और कलम कॉपी आप लोग मेज कुर्सी लगा के कोने में बैठ जाया करो घर पे यार, ठीक है ना। प्राप्त है। और इसके निर्बंधन का प्रावधान भी उसी अधिनियम में है, उसी आदेश अधिनियम में जो कह सकते हैं, जहां से अधिनियमित हुआ वहीं पर है, उसी जनप्रतिनिधित्व कानून में। लिखें, इसकी धारा 62(5), 62 ब्रैकेट में 5, 62(5), सब क्लॉज बोलते हैं उसको 5। व्यक्ति को या कहा जाए जो मतदाता है उसे मत देने से रोकता है जो जेल में बंद है या पुलिस अभिरक्षा में। ठीक, जेल में बंद है या पुलिस अभिरक्षा में, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा है, इंटरप्रिटेशन किया उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा है कि यह आर्टिकल 14 का अतिक्रमण नहीं करता। अगर कोई जेल में बंद है पुलिस के अभिरक्षा में और मत नहीं देता है तो यह जो है 14 का उल्लंघन नहीं है कि कानून के समक्ष सब बराबर, हमको वोट क्यों नहीं देने दे रहे हैं। ठीक है, असंवैधानिक भी नहीं है, 14 का उल्लंघन नहीं है, असंवैधानिक नहीं है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वचन किया कि, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं किया कि, क्या किया कि यह युक्ति युक्त है। युक्ति युक्त समझते हैं, दिया भी जा सकता, नहीं भी दिया जा सकता, ये इंटरप्रिटेशन करने से पता चलता है। जैसे निवारक निरोध, निवारक निरोध और सिद्ध दोष में अंतर किया गया। निवारक निरोध और सिद्ध दोष में अंतर किया गया। यदि किसी व्यक्ति पर निर्बंधन हमने लगाया लेकिन वो मामला भी चल रहा है, और एक होता है कि सिद्ध दोष हो गया है। लिखें, निवारक में, निवारक के उल्लंघन या ऐसा कहें निवारक निरोध विधि के उल्लंघन, थोड़ा और छोटा कर रहे थे लेकिन लगा नहीं, पता नहीं पड़ेगा। निवारक निरोध विधि के उल्लंघन को रोकने के लिए बनाया गया है।
निवारक निरोध विधि जो है ना, उल्लंघन को रोकने के लिए बनाया गया है। ठीक। और यदि जांच में दोष सिद्ध हो जाए कि हां तुमने किया है, तो वह होने पर, अगर वह जेल में बंद है, ऐसे में पहले केस में वोट देने का अधिकार दूसरे में मना करने का अधिकार हो सकता है। इसमें अंतर किया गया। पहले में वोट देने का राइट मिल सकता है, दूसरे में मना किया जा सकता है। दोनों 14 का उल्लंघन नहीं करें। ठीक है। इसके बाद फटाफट लिख लीजिए। फटाफट का मतलब फटाफट लिखिए। आर्टिकल 361 चर्चा कर लेंगे, अभी आर्टिकल लिख लीजिए। ये सब प्रिविलेज मिला है, विशेषाधिकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह। ठीक, लिख लीजिए विशेषाधिकार। नेक्स्ट, आर्टिकल 105 संसद और उनके सदस्यों को कुछ मिला हुआ, संसद और उनके सदस्यों से जुड़ा, लिख लीजिए। आगे लिख लीजिए, संसद एवं उनके सदस्यों से जुड़ा, चर्चा कर लेंगे जब वहां चलेंगे। 194 यही चीज वहां के लिए है, विधानमंडल और उनके सदस्यों के। 15(3) अभी चर्चा हो जाएगी, 15(3) की, बच्चों और महिलाओं से जुड़ा हुआ है ये। तो अभी लिख लीजिए, बाद में यहां डिटेल लिख लेंगे, तो आप उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। जैसे वहां बताएंगे तो कनेक्ट कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा आपको हेडलाइन दे रहे हैं कि ये विषय कहां से जुड़ता है। 15(4) जैसे वो महिला और बच्चों से है, ये सामाजिक शैक्षणिक है, जिसकी चर्चा भी हो जाएगी। ठीक है। 15(5) ठीक है। अभी 15(5) हुआ है ना, अभी अगड़ों को जो आरक्षण दिया गया है, क्या जोड़ा गया है उसमें? जैसे आर्थिक शब्द नहीं था इसमें, न 16 में था न 15 में, तो उसमें भी संशोधन करके आर्थिक शब्द लाया गया, वो भी एक्सेप्शनल हो जाएगा। आर्टिकल 14 का अगर उल्लंघन होता तो सुप्रीम कोर्ट अब तक उस पर कुछ कर चुका होता। आपको याद होगा कि जब जनवरी 72 घंटे में यह संशोधन हुआ था, केवल 72 घंटे के भीतर सवर्णों को आरक्षण 10% मिला था। इतना तेज गति से संशोधन हमें तो नहीं याद है कि कभी हुआ है। अब कभी किसी मुद्दे पे हुआ तो मैं नहीं कह सकता, बट मेरे जहां तक मेरे संविधान पढ़ने में है कि सवर्णों पर जो आरक्षण दिया गया वो सबसे द्रुत गति का संविधान संशोधन। अब आती है बात की जो ये संशोधन हुए किसमें हुए, 15 में हुए, 16 में हुए। तो 15 और 16 में आप इंदिरा साहनी के केस 1992 में जब अभी चर्चा करेंगे आगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता, मतलब संभव ही नहीं है। और वही आपने देखे होंगे कि जो 2019 के जनवरी में 15(5) में और सॉरी 15 आर्टिकल और 16 आर्टिकल में सब क्लॉज जोड़ करके आर्थिक पक्ष ला करके, और वो 14 का उल्लंघन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आर्थिक आरक्षण जो अगड़ों को मिला है वो 14 अपवाद है। 14 मतलब अतिक्रमण नहीं, वो अपवाद हो गया। जैसे बच्चों और महिलाओं को अगर कोई सुविधा आप देते हैं तो 14 का उल्लंघन नहीं कि भाई कानून के समक्ष सब बराबर, किनको एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं। सामाजिक शैक्षणिक रूप से अगर कोई सुविधा दे रहे हैं तो आप चुनौती नहीं दे सकते कि सब बराबर है तो इनको क्यों कर रहे हैं। उसी तरीके से आर्थिक रूप से वैसे उस समय बड़ी हल्ला थी कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो 50% का आरक्षण की जो सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड्री तय की थी उसको भी यह अतिक्रमण कर रहा है। तो कुल मिला जुला के ऐसा तो हुआ नहीं है। तो आप सीधा सा देखो यार, मैं पहले भी बोला कि विधि और विधिवत, विधि हो या संविधान हो, जो कह रहा है वही मानो, अपना कुछ मत करो। आप यही अपने दिमाग लगाने की गुंजाइश अगर सबसे कम कहीं पर है तो वो संविधान में है। समझ रहे हैं ना, विधि में है। क्योंकि मैं विधि का छात्र रहा हूं तो मैं जानता हूं कि विधि में सबसे कम दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग लगाना पड़ता है इंटरप्रिटेशन में, नियम में नहीं।
जैसे लिखा रहता कुत्ते से सावधान, अब कुछ मत सोचो, कुत्ता है अंदर, नहीं है, भौंकेगा, काटेगा, क्या करेगा, दौड़ाएगा, एक्स वाई जेड व्हाट एवर, नो, केवल हमको सावधान रहना है, चाहे भले ही ना हो, क्योंकि लिखा है, तो उस लिखे का अनुपालन करना है बस। अरे भाई कुत्ता नहीं भौंका, कुत्ता बंधा हुआ था, कुत्ता घर के अंदर था, लेकिन वो ऐसे तो थोड़ी होता है कि वो लिखेगा पट्टी में कि कुत्ता भी अंदर है, सावधान रहने की जरूरत नहीं है। कुत्ता अब बाहर फील्ड में घूम रहा है, लॉन में, सावधान होने, ऐसे थोड़ी ना कानून बनते हैं। एक कानून बन गया, अब उसका इंटरप्रिटेशन होगा। अब आप गेट खोल के जाएंगे तो सतर्क रहिए, आवाज नहीं आ रही है, कहीं से दिख नहीं रहा है, तब भी तो आप देखने की सावधानी तो रखेंगे ना, सतर्क रहने की सावधानी तो रखेंगे ना, क्योंकि उस आदमी ने आप गेट के बाहर लगा दिया। अब आपका इंटरप्रिटेशन है कि आप उससे कितना सावधान होते हैं और कितना असावधान होते हैं। अगर आप असावधान होंगे तो फिर सजा भुगतेंगे। वही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने या संविधान ने बता दिया, अगर आप उस नियम को इंटरप्रिटेशन नहीं, विधायिका नहीं कर पाती इंटरप्रिटेशन, फंस जाती है। कार्यपालिका के लोग नहीं जानते कानून को उस तरीके से, संविधान की विधाओं को इतना इंटरप्रिटेशन कहां करते हैं, फंस जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बताता कहां तुम गलती की हो। तो कुल मिला जुला करके 15-5 भी हो गया, 15-3, 15-4, 15-5, 16-4 लिखो। 16-4 में देखोगे अदर बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण दिया गया। आप कहोगे कि एक वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया, कानून के समक्ष सब बराबर है, 14 का उल्लंघन है या अपवाद है। नियोजन का अधिकार जिसको आर्टिकल 16 में आप पढ़ते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। ठीक, इतनी बातें हो गई। तो इन सब के साथ साथ मैं आगे के मुद्दे जब चलेंगे तो आप उसको खुद कनेक्ट करते हुए चलिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, लिखिएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा नीति निर्देशक तत्व में है। लिखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा नीति निर्देशक तत्व में है, जो मूल अधिकार नहीं है। जाहिर सी बात है वो मूल अधिकार नहीं है, लेकिन आर्टिकल 14, 16 और 31 ग के अंतर्गत, लेकिन आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और 31 ग के अंतर्गत एक संवैधानिक लक्ष्य है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल टारगेट है, भले ही नहीं है वो मूल अधिकार, लेकिन एक लक्ष्य है। आप कह सकते हैं कि मूल अधिकार नहीं है लेकिन मूल अधिकार जैसा है। जैसे कहते हैं ना कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, मेरे भाई जैसे हो। वो हनुमान जी को क्या बोले थे राम, कि तुम मेरे भरत के समान हो। भरत तो नहीं थे ना, वो तो हनुमान ही थे। ये संज्ञा दी जाती है। आगे लिखिए, चूंकि दो व्यक्तियों के बीच, लिख लीजिए, चूंकि दो व्यक्तियों के बीच विभेद का अयुक्ति युक्त, एक होता युक्ति युक्त कारण बन सकता है, ऐसे में यहां साफ किया गया कि आर्टिकल 14 का यह अतिक्रमण, लिखें, अतः यह आर्टिकल 14 का अतिक्रमण है और नैसर्गिक न्याय की अवधारणा के विरुद्ध है। ठीक है, असल में रणधीर सिंह बनाम, लिख लीजिए, भारत संघ के एक मामले में, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के एक मामले में, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट की कि दो व्यक्तियों के बीच इस मामले में विभेद किया जाता है, इस मामले में विभेद किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होगा। ठीक है, अब आप फटाफट एक दो बिंदु और आपको बताना है। ये थोड़ा सा मैंने एक्सेप्शनल चीजें आपको बता दी हैं। एक्सेप्शनल में देखे होंगे यहां पर कुछ कहानी अलग थी। मैं आपको वर्गीकरण के आधार पर दो बिंदु बताना चाहता हूं।
लिख लीजिए, वर्गीकरण के आधार पर आर्टिकल 14, एक हेडिंग बनाइए, क्लासिफिकेशन के आधार पर आर्टिकल 14 लिखिएगा। आर्टिकल 14 में फट से लिख लीजिए, आर्टिकल 14 में भारत क्षेत्र के अंदर वाक्य का उपयोग है। भारत क्षेत्र के अंदर का उपयोग है, जिसका अर्थ है संपूर्ण भारत के लिए एक ही विधि। जिसका अर्थ होता है संपूर्ण भारत के लिए एक ही विधि। ठीक है, एक कानून, है ना। लेकिन मैं यहां सुधार रहा हूं, इसका तात्पर्य यहां पर यह है, वाक्यांश से तो आप यही समझेंगे ना, लेकिन संविधान दूसरा इंटरप्रिटेशन बता रहा है इस वाक्यांश का। लेकिन इस वाक्यांश का अर्थ है कि भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न कानून लागू किए जा सकते हैं। आप सपाट तरीके से समझें, लेकिन इस वाक्यांश का तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न कानून लागू किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, एक लाइन और लिखिए, इतना ही नहीं, एक ही राज्य में कई भौगोलिक क्षेत्र विभाजित करके भी भिन्न कानून लागू किया जा सकता है। एक ही राज्य में दो कानून हो सकते हैं, मतलब एक वहां के लिए अलग से प्रिविलेज जैसा समझिए। इस पर यह आपत्ति नहीं उठाई जा सकती, इस पर आप यह नहीं कह सकते इस पर यह आप नहीं कह सकते ठीक है ना, कि यह अनैतिक है या असंवैधानिक। इस आधार पे आप नहीं कह सकते कि वहां लागू है यहां लागू, ऐसा नहीं बोल सकते। लिखें, अलग अलग कानून हो सकते हैं। जैसे उत्तराखंड में कुछ मैदानी इलाके हैं, कुछ पहाड़ी इलाके हैं, या उत्तर प्रदेश जब था तो उत्तराखंड के लिए अलग कानून बना सकती थी, अपने मैदानी अलीगढ़, इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर, आजमगढ़, पूर्वांचल के इलाकों में, गोरखपुर के इलाकों में जहाँ के योगी जी हैं, वहां से, योगी जी तो खैर यहाँ के भी हैं, पौड़ी से भी हैं और मूलतः यहाँ के हैं, और उनका जो पूरा साम्राज्य है, एक प्रकार से जो उनका मठ है वो गोरखपुर में है। तो वो जो है वो अलग कर सकते हैं, और ऐसा रहा होगा। आपको मैं बताऊं, भर्ती जब शिक्षकों की भी होती थी तो उसमें संवर्ग होते थे, मैदानी संवर्ग और पहाड़ी संवर्ग। पहाड़ी संवर्ग में अगर आप भरे हैं तो आपकी नौकरी पहाड़ पे होगी, ऐसा हुआ करता था। मेरा कहने का मतलब है कि अगर भौगोलिक बंटवारा ऐसा है, हेट्रोजेनिटी सिस्टम का है, जैसे कहा है कहीं पहाड़ है कहीं ये, तो कानून अलग। तो इसका मतलब नहीं कि 14 में तो लिख दिए भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक ही कानून होगा। ठीक है, लिखिए, राज्य के पक्ष में भेद, एक हेडिंग बनाइए, या राज्य के पक्ष में विभेद। यहां हम दो बातें बताने जा रहे हैं। पहला लिखिए, राज्य स्वयं एक वर्ग है, राज्य स्वयं एक क्लास है और नागरिकों से भिन्न है। वो आपको पता है, राज्य आर्टिकल 12 में एक वर्ग है और नागरिकों से भिन्न है। यदि कोई अधिनियम, कोई एक्ट राज्य के साथ भिन्न व्यवहार करता है, मतलब अलग बिहेवियर करता है, और नागरिक के साथ नहीं करता है, तो वह विभेदकारी नहीं माना जाएगा।
समझ रहे हैं ना, राज्य के साथ करे आपके साथ ना करे तो कई ये भेद है। तो ये यहाँ मत सोचिएगा कि ये विभेदकारी नीति है। ये सब जितनी चीजें अपवाद टाइप की थी, एक्सेप्शनल टाइप की थी, डाउट टाइप की थी, बता दिया। एक बात और बताना है, अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं, लिखें अनुच्छेद 246 लिखिए के और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अनुच्छेद 246 के और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 11 क अंदर उसके 11 क के अंतर्गत संसद को विधि बनाकर, बहुत अलग नॉलेज दे रहा हूं आपको, विधि बनाकर विशिष्ट न्यायालय की स्थापना की शक्ति है। विशिष्ट न्यायालय की स्थापना की शक्ति है, जो निश्चित अपराधों या उनके परीक्षण के लिए हो सकता है। ठीक है, जैसे टाडा न्यायालय है, टाडा बना था कि नहीं? हाँ, टाडा का न्यायालय होता है, और भी बहुत सारे विशेष न्यायालय बना दिए जाते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए, इसका तात्पर्य यह नहीं कि ऐसी विधि अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता है, नहीं करता है। आर्टिकल 14 का यह अतिक्रमण नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो अब आप कह सकते हैं कि हम जब 5 में जाते हैं, भाग 5 में संघ में, तो वहां संघ लोग से उच्चतम न्यायालय मिलता है। अब उच्चतम न्यायालय है तो विशेष न्यायालय की क्या जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई वर्ग भेद कर रहे हैं, कोई अलग वर्ग के लिए अलग न्यायालय बना रहे हैं, विशेष जांच बैठा रहे हैं, विशेष न्यायालय कर रहे हैं। तो उसमें साफ कर दिया कि यह जो है संसद को 246 के 11 के भीतर जाएंगे, उसकी प्रविष्टि में उसको अधिकार मिला हुआ है, और वो ऐसा न्यायालय बनाता है। तो ये मत कह देना कि नहीं विशेष न्यायालय आपने बनाया है, इसका मतलब भाई जब उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है राज्य में है, तो सबकी सुनवाई वहीं होता है। तो लेकिन विशेष न्यायालय बनाकर किसी आदमी को उसमें, जैसे संजय दत्त को टाडा अदालत में आपने पेश कर दिया, अब वो जाकर कहे कि माई बाप हमारे लिए क्यों नहीं संघ का और राज्य का उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं है? तो वो कहेगा कि तो कानून के समक्ष हमको बराबर ही नहीं मान रहे। तो यहाँ पर ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि पावर 246 में संसद को समवर्ती सूची के भीतर ये मिला हुआ है। तो ये सब चीज जब एग्जाम में लिखेंगे ना, अपवाद के तौर पे, और जो एक मतलब सजावट के तौर पे भी, कभी कभी देखें ड्राइंग रूम में आप बहुत अच्छा सोफा रखते हैं, बहुत पर्दे उर्दे लगा देते हैं, लेकिन कोने पे थोड़ा गुलदस्ता रख देते हैं, मेज पे थोड़ा सा ऐसा कुछ फूलदान रख देते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, लेकिन अगर आप महसूस करना चाहें तो भरपूर दिखता है। कुछ चीजें भरपूर के लिए होती है, आप समझे कि नहीं? जिस दिन हम ही हैं, अब जैसे आजकल सब बंद है, सिस्टम नहीं चल रहा है, तो कहीं जाना है तो कार का शीशा भी नहीं पोंछते, पता नहीं कब से गंदा पड़ा है, लेके ऐसे घूम चले जाते हैं, सोचते आ तो रहा हूं 2 मिनट में सब्जी लेके, है ना? लेकिन अगर जिस दिन उसको चकाचक साफ करके बैठिए, गाड़ी वैसे ही चलती है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अलग होता है। वैसे ही जब आप कोई चीज लिखेंगे, इसमें अपवाद स्वरूप में लिखेंगे और ये सारी चीजों का जिक्र करेंगे, तो आपके उत्तर का जो कॉन्फिडेंस है, वो प्रश्न के लिए बड़ी गूंज होगी। आगे चलते हैं, बढ़ जाते हैं अब आगे। अब आगे कहां बढ़ेंगे? जैसे हमने टाडा एग्जाम्पल दिया, टाडा न्यायालय यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। अब आइए आर्टिकल हम चलेंगे 15 में। तो 14 के बारे में आप समझ चुके हैं।
अब आर्टिकल एक हेडिंग बनाएंगे। अब देखिए जैसे अब तक 14 में घनघोर बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी छुटपुट के साथ घनघोर बारिश 15 में भी करना है। तो हेडिंग बनाइए आर्टिकल 15। अब 15 में साफ साफ लिख लीजिए धर्म, पहला लिखो धर्म मूलवंश, लिखे धर्म मूलवंश जाति लिंग, चार चीज हो गया धर्म हो गया, मूलवंश हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, और जन्म स्थान के आधार पर भेद पर रोक है, प्रतिषेध है, निषेध है। ठीक है, इन सब पर प्रतिषेध है, निषेध है। 5 बिंदु बच्चा ऐसे तुम दिमाग में रखते जाओ। अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे इसी का व्यापक स्वरूप कर देंगे। 15(2) में क्या है देखो, बड़ा इसको बड़ा ढंग से समझो ना तो कभी नहीं भूलोगे। देखो 15 में 5 15, आप क्या करो उसको 5 कर लो, लास्ट वाला 5 इसमें आ गया। ठीक है, और कहां गया मार्कर, तो कहां जा सकता है, ये गिर गया था। तो ये जैसे अगर आपको पढ़ने के लिए 15 में गए तो 15 में 5 आपने बिंदु निकाल दिए, जैसे धर्म से लेकर जन्म स्थान तक दिमाग में रट लो। पहले धर्म है, फिर उसके बाद आना तो मूलवंश, फिर जाति है, उसके बाद लिंग है, फिर उसके बाद आपका जन्म स्थान। तो ये निषेध करता है, इसके आधार पर कोई भेदभाव वगैरह चक्कर में मत पड़िएगा, ये नहीं होता, ये नहीं करना है आपको। नंबर अब आता है कि इसका आर्टिकल 14 से भी अभी थोड़ा जोड़ेंगे। अब आता 15(2) में जब चलेंगे तो 15(2) अगर कभी क्वेश्चन में एग्जाम में आ गया, प्री में आ गया कि 15(2) 15(1) की तुलना में व्यापक की बात करें तो 15(2) 15(1) से व्यापक है। फिर 15(3) में जाएंगे महिलाओं और बच्चों की बात चलती, फिर 15(4) में जाएंगे तो वही शैक्षणिक और सामाजिक वाला जो चलता है। तो कुछ में 2 ही का नियम है और कुछ में 5 का नियम है। अब 15(2) में बहुत सारा नियम, ठीक, तो भी अभी उसको बताएंगे। 15(2) 15(1) से बृहत है। तो जैसे आपने लिखा, अब नीचे जरा सा पॉइंट कर लीजिए, इसको लिखिए आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 14 से जोड़। देखो यार, समता का अधिकार सब है यार, क्या बोलते हो तुम, कहते हो ना कि 6 मूल अधिकार हैं, तो फिर राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो कहां बताते हैं, 14 से 18 तो बताते हैं ना। तो सब तो एक राइट टू इक्वालिटी की ही बीच में चल रहे हैं। क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अड़ा, क 14 ख 15 ग 16 17 18 अंगा, क ख ग घ अंगा, एक लाइन। अभी का पढ़े तो ख पढ़ा रहे हैं, समझाने के लिहाज से, सुविधा के लिहाज से ये बात बोल रहा हूं। अब क के अंदर भी कई बातें हैं, क1 क2 ख के अंदर ख1 ख2 ख3 ऐसे है। एक बार इसका मतलब समझ लो, बाद में इसके एक्सेप्शनल ये 14 खत्म। क्या है 5 बातें। अब 5 का 14 से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लिखिए आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 में विहित मतलब विधि का हित, विधिवत, विधि के साथ, विधि है 14, विहित समता के अधिकार, वहां जो समता का अधिकार के नियम का उदाहरण है, वह 14 के नियमों का एक उदाहरण ही है 15। क्या कहा है आपने, कानून के समक्ष सब बराबर, तो आपने यहां खोल दिया 15 में, क्या धर्म के आधार पे भी भैया बराबर, मूल वंश के आधार पे भी बराबर, जात लिंग जन्म कोई भेद नहीं करेंगे, तभी तो वहां बराबरी मिलेगी। स्त्री पुरुष में आप भेद कर देंगे तो 14 का उल्लंघन नहीं हो जाएगा। हाँ, आप उत्तराखंड के हैं, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई मध्य प्रदेश का है, वो कहेंगे वो जो है ये तो वहां का आदमी है, फलाना है ढिमका, तो आप भेद कर देंगे उसके जन्म स्थान के आधार पर, तो फिर तो 14 का उल्लंघन हो गया ना। तो ये जो 14 में विहित पक्ष है, 14 को 15 मजबूत करता है निषेध करके। अगर निषेध नहीं करेंगे, उल्लंघन होगा, तो काहेगा विधि का शासन, किस बात के लिए कानून के समक्ष सब बराबर, खतरे बड़े रहेंगे। ओके, लिखो, इसका तात्पर्य हुआ
लिख लीजिए, इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 15 में जो विधि अवैध है, जो विधि गलत है, वह आर्टिकल 14 के अंदर विधिमान्य नहीं घोषित की जा सकती। अगर यहां गलत तो वहां भी गलत हो जाएगी, विधिमान्य घोषित नहीं की जा सकती। ठीक है, ओके। अब यहां लिख सकते हैं आर्टिकल 15, लाइन बदल दीजिए, असमानता के व्यवहार को रोकता है। 15 असमान 15(1) लिख लेना बच्चा, 15(1), अब 15(1) लिखो। 15(1) असमानता के व्यवहार को रोकता है, नई लाइन लिखो। 15(2) इस आधार पर, 15(1) के आधार जो दिए गए हैं, इस आधार पर, बार बार एग्जामिनर को समझाने के लिए समझा सको, बस ये ध्यान रखो, 15(1) के आधार बजाय इस आधार पर, समझ जाएगी 15(1) की बात कर रहा है। इस आधार पर कोई नागरिक होटल हो, दुकान हो, या होटल, दुकान, मनोरंजन की स्थान, लिख लीजिए, सिनेमा हॉल, होटल, दुकान, सिनेमा हॉल, कुआं, तालाब, मंदिर, नहाने का घाट, ठीक है, लिख लीजिए, घाट आदि जनता के उपयोग के लिए खुले रहेंगे, उन्हीं के लिए समर्पित हैं। उस पर यह प्रतिबंध नहीं हो सकता कि वह इस जाति, इस धर्म आदि से है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। इसीलिए देखोगे जो मंदिरों में लफड़ा फंसता है, कुछ चले गए, फलाना हो गया, वहां विवाद पैदा हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 मुसीबत में आता है। और ये इस लिहाज से है, सुनिए कैसे। आर्टिकल 15(1) में 5 बातें हैं जिन पर निषेध है, आप रोक मतलब प्रतिषेध है, ये कर नहीं सकते। और 15(2) में इसका इम्प्लीमेंटेशन है। ये तो सैद्धांतिक हो गया ना 15(1). 15(1) सैद्धांतिक है। जैसे मैंने कहा कि भैया देखो, जाति, मूल, वंश, धर्म, यार ये सब जितने भी जन्म, उनमें स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर ये भेदभाव ठीक नहीं। ये तो हो गई एक बात। अब आपका प्रैक्टिकल क्या है? जब लोग मंदिर गए, जब लोग नहाने गए, जब लोग सिनेमा हॉल गए, जब लोग मतलब जो भी चीजें एक्शन में आए, तब ये चीज उनके लिए भी है और रोक हुआ। तो यहां पर प्रैक्टिकल है ये, और ये व्यापक है 15(1) से। एक होता है कि जो सैद्धांतिक पक्ष है, एक है उसका व्यवहारिक पक्ष। आगे लिखिए, यहां 15(1) की तुलना में 15(2) अधिक विस्तृत और व्यापक है। लिख लीजिए, भूल जाइए। लिख लीजिए, 15(1) राज्य के नियंत्रण में है, जबकि दूसरा 15(2) राज्य के साथ नागरिकों के भी, राज्य और व्यक्तियों, लिख लीजिए, दोनों को निषेध करने से रोकता है। 15(1) में राज्य रोके इसको,
15-2 में व्यक्ति भी रोके इसको, ठीक है। लिखिए 15-3 स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की शक्ति है। स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की शक्ति है। 2 बिंदु हैं, स्त्री और बच्चे। 15-4 सुन लीजिए आराम से। 15-3 ही था मूल संविधान में, 15-4 बाद में आया। मूल संविधान में 15-1, 15-2, 15-3, अब आता है चौथा 15-4। तो ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, संशोधन का हिस्सा है। लिख लीजिए 1951 में पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 15 में चौथा खंड जोड़ा गया। चौथा खंड जोड़ा गया जो राज्य को सामाजिक, शैक्षणिक, रूप से पिछड़ों, SC, ST के लिए विशेष अवस्था की अनुमति देता है। ठीक है, ये हो गया कहानी ही। अब 15-5 आएगा तो जाहिर है वो भी बाद में आया। लिख लीजिए 15-5। 15-5 निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का उपबंध है। और यह 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में जोड़ा गया। अब थोड़ा हम 15-1 का विस्तार करेंगे चेला। चलो आ जाओ, 15-1 का विस्तार कर लेते हैं। लिखिए, थोड़ा सा साथ देते रहेंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा उतना नरम नहीं है लेकिन गरम भी है। नरम गरम का खेल ये होता है मुलायम का। नरम है तो भी मुलायम है, गरम है तो भी मुलायम है, लेकिन कभी कभी कुछ केमिस्ट्री में होता है, गरम करिए तो टाइट हो जाता है। लिख लीजिए। चलिए फटाफट लिख डालते हैं। 15-1 राज्य को आदेश देता है। आर्टिकल 15-1 का हेडिंग बनाइए, 2-3 बिंदु लिखा है, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा बढ़ जाएंगे। वैसे तो हम बता दिए हैं आपको, थोड़ा सा एलोबरेट नहीं करेंगे तो आप लिखेंगे नहीं ना, ये तो फिर तथ्यात्मक ज्ञान रह के चल जाएगा। आदेश देता है कि वह उक्त आधारों पर कोई भेद नहीं होने देगा, या उक्त आधारों पर कोई भेद नहीं करेगा, क्योंकि ये राज्य का मामला है। राज्य को रोकना होता है 15-1 में। इससे यह पता चलता है कि यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। लिखिएगा, लिखें, यह अनुच्छेद जन्म स्थान के आधार पर, यह अनुच्छेद जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है, विभेद को रोकता है। तो क्या निवास के आधार पर
विभेद किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है। ठीक है, अब लिख लीजिए इसमें, यहां विभेद का अर्थ दो व्यक्तियों के बीच अलग अलग व्यवहार है। ऐसे में 5 बिंदु जो इसमें निहित हैं, उसे प्रतिषेध किया गया ताकि असमानता रुके और विधि के समक्ष सबकी समानता निरूपित हो। ऐसा होने से 14 की प्रासंगिकता बनी रहेगी। ऐसा होने से आर्टिकल 14 की प्रासंगिकता बनी रहेगी। एक लाइन लिख लीजिए, पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन एक अधिसूचना जारी करके सरकार ने, राजस्थान सरकार ने लिख लीजिए, कुछ राज्य क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। एक उदाहरण दे रहे हैं, राजस्थान में कुछ क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था और इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया। और उसके खर्चे के लिए वहां के लोगों पर अतिरिक्त कर लगाया गया। वहां के खर्चे के लिए अतिरिक्त खर्चा बढ़ गया, कर लगाया गया। किंतु अनुसूचित जाति एवं मुसलमानों को कर में छूट प्रदान कर दी गई। जो जाति और धर्म के आधार पर दिखाई देता है। अनुसूचित जाति एक जाति हो गई और रिलीजियस मुसलमान एक जाति के आधार पर दिखाई देता है, एक धर्म के आधार। जो आर्टिकल 15(1) के मूल भाव को चोट पहुंचाती है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने, ऐसे ने न्यायालय ने लिख लीजिए, कहीं कहीं क्या होता है ना कि कभी कभी कोर्ट का निर्णय में न्यायालय लिखने से सेफ साइड ये होता है, मान लिया आप भूल गए कि सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, तो न्यायालय से काम चल जाता है। एग्जामिनर को पता चल चुका है कि ये भूल गया है कि उच्चतम न्यायालय है कि उच्च न्यायालय, तो न्यायालय तो काम कर ही देता है। न्यायालय ने इसे अवैध और असंवैधानिक बताया। एक एग्जाम्पल है आपके पास, ऐसा आप कर नहीं सकते। ठीक है, एक तो ये हो गए। अब आता है, मैं 15(2) की जिक्र करूंगा तब कुछ बातें और खोलूंगा, तो जरा 15(2) लिखिए। छोटा छोटा बताएंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, और इतना पर्याप्त है 15(1) के हिसाब से, एग्जाम्पल के साथ इतना पर्याप्त है। 15(2) में लिखिए, आप जानते हैं कुरीतियों के आधार पर इसमें रोक है। 15(1) वाला तो है, विस्तृत बता दिया, यही फायदा होता। पीछे जो बताएं अब आगे हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आपको फायदा होगा। पहले केस समझ लिया आपने, अब उस केस का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। यही यही चीज करना होता है, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना होता है। अब आर्टिकल 15(1) का करें, 15(2) का नहीं। आप कह सकते हैं 15(1) से लेकर के 15(6), 15(5) तक, हालांकि अगड़ों का वो आरक्षण वाला भी जोड़ लेंगे। तो इस तरीके का चीज इसके भीतर है जिसमें ये इस तरीके की बात है। उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए।
है ना? क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाना चाहिए कि आप क्या कहने जा रहे हैं अंदर। जैसे मैं क्लास में आया और बोला कि मैं आज 15, 16, 17, 18 और ये तमाम चीज पहले अपवाद पढ़ लीजिए, फिर ये ऐसे। अब आप मेंटली मेकअप हो गए कि सर आज क्या कराने का इरादा रख रहे हैं, तो उसमें अब उसका इंटरप्रिटेशन होगा। बाकी चीजें तो एक मतलब एक बाउंड्री खींच दी गई। ये ऐसे लेखन में भी होता, कई लोग लिखते नहीं, इसको ले जाएंगे लास्ट की चीज। अरे यार उसका कहीं ना कहीं, जैसे आप निबंध लिखते हो तो निबंध में प्रस्तावना में क्या लिखते हो? प्रस्तावना पढ़ने से निबंध का पता चलना चाहिए, जैसे प्रस्तावना पढ़ने से संविधान का पता चल जाता है। और निबंध पढ़ लिया तो पता चलना चाहिए प्रस्तावना में। बड़ा एग्जाम्पल सेट है इसका। लिखिए 15(2) लिखिए 15(2) आर्टिकल 15(2) आर्टिकल 15(1) में निहित जोड़ के चलिएगा। हमेशा कंपैरेटिव लिखा करिए। कंपैरेटिव लिखेंगे ना तो एग्जामिनर वैसे खुश होता है जैसे मोगम्बो खुश होता है। क्या समझे? एग्जामिनर बहुत नंबर देता है कंपैरेटिव चीजों पे। हमको तुलनात्मक बताइए। बोलिए कि देखिए सर ये जो आम है ना, ये जो दशहरी आम है, ये सर लंगड़ा से बहुत अच्छा होता है। और यहां तो छोड़िए सर, मलदहिया जो होता है ना, और लखनऊ के आलमबाग में गए होंगे सर, वहां कभी देखे होंगे। और फिर ये होगा, वैसे 2-4 आम का नाम लेकर उसकी बताया तो बोले दे दो यार 2 किलो इसको। तो तुलनात्मक ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। खैर लिखिए 15(2) सॉरी यार 15(2) 15(1) में निहित सामान्य नियम का विशिष्ट उदाहरण है। का विशिष्ट उदाहरण है। ठीक है। और जब आपको याद होगा, हम 15 में 14 में भी समता के अधिकार का सामान्य विशिष्ट उदाहरण एक बताया था। एक दूसरे के एग्जाम्पल है। पढ़ लीजिएगा पहला अभी जो लिखा है शुरू में, जब पहला लाइन यही है। अब यहां दूसरी लाइन क्या है कि 15 जो खंड 2 है 15 में, वह 15(1) में निहित सामान्य नियम जो है उसका एक उदाहरण है, विशेष उदाहरण। लिख लीजिए 15(2) कहता है कि नागरिकों के साथ भेद नहीं होगा। 15(2) कहता है कि नागरिकों के साथ भेद वर्जित है। जो एक के साथ जुड़ा है ना, इसलिए ये दोनों मिलके चल रहे हैं। उसमें लिखें कोई भी नागरिक उक्त 5 बिंदुओं के, उक्त 5 जो 15(1) में थे, उक्त 5 बिंदुओं के आधार पर दुकान से लेकर के सार्वजनिक स्थल तक ठीक है ना, कुछ भी उपयोग करने के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कुछ भी करे, नहाए, मंदिर जाए, सिनेमा हॉल जाए, फलाना करे, जो भी करे, अयोग्य नहीं मान सकते। तुम नहा के नहीं आए, तुम ये नहीं करके आए, तुम वो नहीं करके आए, ऐसा नहीं चलता है चेला। ठीक है, ओके। लिखो यानी पार्क में जाए, रेल में बैठे, हवाई जहाज में, कुछ भी अयोग्य नहीं मान सकते। ये प्रतिषेध है 15(2). इस आधार पर 15(2) अधिक विस्तृत हो जाता है। लिखें इसमें हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कुठाराघात किया गया है। बहुत थे छूत अछूत छुआछूत, बाद में अस्पृश्यता का अंत भी बताएंगे। यही सब तो है आगे का खेल। ठीक है, पर कुठाराघात किया गया है और एक नए समाज की रचना की सोच है। एक नए समाज की रचना की सोच है जिसमें कोई भेद नहीं है। ठीक है,
आर्टिकल 14 बच्चा कैसे पाओगे बिना 15 को पूरा किए? क्यों? यहाँ भेद होता रहे, वहां कानून के समक्ष सब बराबर बने रहे। ये सब ले जा करके वही विधि के शासन को मजबूती देते। 15(3) लिखिए, लिख लीजिए। आर्टिकल 15(3) अनुच्छेद 15(1) और 15(2) एक दूसरे से फिर क्लब हो जाएंगे। आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(1) और 15(2) में दिए गए सामान्य नियम का अपवाद है। इन दोनों में जो नियम है उसका 15(3) अपवाद है। अपवाद शुरू कैसे? स्त्रियों और बच्चों को विशेष जो प्रावधान दिया, एक तरफ तो आप कहते हैं कोई भेद नहीं, लिंग भेद नहीं, और दूसरी तरफ आप विशेष प्रावधान करेंगे तो उल्लंघन हो रहा है ना। तो ये बोल रहा है नहीं, अपवाद है। कितने राष्ट्रपति साइंटिस्ट थे, कितने राष्ट्रपति साइंटिस्ट थे? तो बोले साहब एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। बोले ये अपवाद है। राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट ऐसा तो थे 10-12 साइंटिस्ट अब तक, तब सामान्य बात होती। तो जरा अपवाद क्या कि जो नियम बनाया आपने उससे कुछ अलग कर दिया, जो उसका देखा जाए इंटरप्रिटेशन तो थोड़ा उल्लंघन है, बट बोले नहीं ये अपवाद। लिखें, यह कहता है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध करेगा तो उपरोक्त दोनों अनुच्छेद करेगा, तो उपरोक्त दोनों अनुच्छेद, उपरोक्त कौन? 15(1), 15(2), ठीक है ना? रोक नहीं लगाएंगे, रोक नहीं लगाएंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे बच्चा? अरे यार, जिस देश में सती प्रथा हो, जिस देश में बाल विवाह आज भी जिंदा हो, जिस देश में स्त्रियों के बारे में अभी भी नकारा सोच हो, जिस देश में बच्चे खरीदे और बेचे जाते हैं, जहां पर आज भी मानव तस्करी होती है, स्त्री के नाम पर उसका एक्सप्लॉइटेशन होता, बच्चे के मानसिक और कहा जाए शारीरिक कमजोरी का लाभ उठा करके उसके साथ उसका जीवन का अधिकार वंचित किया, उसकी स्वतंत्रता या उसका मूल अधिकार आप छीन रहे हो, और कहते हैं कानून के समक्ष सब बराबर हैं, लिंग के हिसाब से, जन्म स्थान के आधार पर, तमाम जो चीजें आपने 5 बताई के आधार पर सब बराबर हैं। लेकिन क्या बच्चा भी बड़ा के बराबर है? क्या स्त्रियां भी पुरुषों के बराबर हैं? बराबरी की बात तो तब होगी जब उनको पूरे अवसर होंगे, और सती प्रथा में, बाल विवाह में तो अवसर छीने जाते हैं, बच्चों की तस्करी में अवसर छीने जाते हैं, बच्चों को आप स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, बच्चों के अवसर छीने जा रहे हैं। क्योंकि आपने आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 45 नीति निर्देशक में चले जाइए, क्यों आपने प्रबंध राज्य को करना पड़ता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? क्यों आपने आर्टिकल 51A में 11वें नंबर पे लिखा है कि अभिभावक अनिवार्य रूप से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजेंगे? किया ना ये सब चीजें? क्यों किया? क्यों किया? इस कुरीति से निपटने की। तो 15(3), 15(1) और 15(2) रोकेगा नहीं उसको कुछ करने से, स्त्रियों के बारे में भी करेगा और बच्चों के बारे में। ये क्यों? ये अपवाद है, और अपवाद पर विधान चलता नहीं है। अपवाद जैसे कहा, अब चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट को बोलिए कि साहब हम स्त्रियों के लिए ये बाल विवाह रोक रहे हैं, बच्चियों के लिए। हाँ, बाल विवाह के लिए कितना तांडव हुआ है देश में। हम शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए अलग से विद्यालय बना रहे हैं,
इनको हम नौकरियों में अलग से सर रिजर्वेशन देना चाहते हैं। आगे चल के मैं शैक्षणिक और उसकी बात करूँ। 20% उत्तर प्रदेश की सरकार देती है, 30% उत्तराखंड की सरकार देती है। आप अगर ये कहिए कि 20% रिजर्वेशन, जाति लिंग के आधार पर भेद नहीं, ऊपर से 20% रिजर्वेशन, तो यही चीज तो ओबीसी के लिए अपवाद है। यही चीज तो आपने आर्थिक जो पिछड़ापन लाए आप, वो भी तो अपवाद है। क्यों अपवाद है ना? तो 15 तो चलेगा नहीं, और आर्टिकल 14 का अतिक्रमण भी नहीं होगा। इसीलिए तो जब अग्रणी का आरक्षण आया तो लोगों ने कहा सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण तय किया है मैक्सिमम। लेकिन अगर आपने उसका जो बंदोबस्त है वक्त के साथ खाई ठीक से खोद दिया आपने, तो उसको मान्यता मिली हो, नहीं तो अब तक रद्द हो जाता। तो लिख लीजिए 2 लाइन, ठीक है, लिखें। ऐसा इसलिए किया गया, ऐसा लिख लीजिए 1 लाइन। अब आगे लिखिएगा, स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति यह दृष्टिकोण कि कुरीतियों ने उनके अवसर, कुरीतियों ने उनके अवसर और सामाजिक संदर्भ को प्रभावित किया है, संदर्भ को प्रभावित किया है। ठीक है, लिखें, स्त्रियों के प्रति 1 लाइन लिख लीजिए। इस वैधानिक सहानुभूति, इसको बोलेंगे लीगल इमोशन है, कानून बना करके सहानुभूति। एक होता है कि मैडम आप चिंता मत करिए, एक होता है लीजिए मैडम कानून। वैधानिक लिखें, सहानुभूति के आधार के बारे में अमेरिका के न्यायालय ने मूलर बनाम ओरेगन, एक मुकदमा लिखिए, वहां का मुकदमा है, मूलर बनाम ओरेगन में कहा, के मामले में कहा कि अस्तित्व के संघर्ष में, लाइन को बच्चे बड़ा तुम अपने जीवन में भी उतार लेना। हम लोग भी अपने घर में जो स्त्रियां हैं, बहन है, बुआ है, माँ है, नानी है, चाची है, काकी है, शादीशुदा होंगे तो पत्नी है, तो स्त्रियां तो हैं ही ना। तो स्त्रियों की समझ के लिए किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी की कोई जरूरत नहीं। मैं लखनऊ, मुझे याद आ गया, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में छोटा सा पॉइंट उदाहरण ले लेते, थोड़ा आनंद आ जाएगा आपको। लखनऊ विश्वविद्यालय में 1998 में एक सेमिनार हुआ। सेमिनार का टॉपिक था मूल्यों के अधिरोपण में शिक्षा की भूमिका। जो हमारे वैल्यूज होते हैं उसमें शिक्षा की क्या भूमिका है। हमारा भी रिसर्च पेपर सबमिट था। तो जब मैं अपना पेपर मंच पे पढ़ रहा था, यूजीसी के उस समय चेयरमैन थे आनंद साहब थे, शायद प्रोफेसर आनंद, वो उस समय चीफ गेस्ट के तौर पे थे, वहां उपलब्ध थे, मंच पे बैठे थे लोग। और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात बता रहा। तो जब मैं पेपर पढ़ रहा था तो एक गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के कोई सर थे, उन्होंने इंटरप्ट कर दिया। मेरा पेपर अभी मैं पूरा पढ़ नहीं पाया था। असल में पेपर पढ़ने के बाद अगर किसी क्वेरीज होती तो उससे पूछता है तो जवाब तलब होता है, बट वो बीच में इंटरप्ट कर दिए। शायद मेरा पढ़ना बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा। और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि मिस्टर, अब वो पता नहीं नाम उनको ध्यान था कि नहीं, बट इतने से चुप रहे, मिस्टर आप जो बात बता रहे हैं आपने ये कहां रिसर्च किया। मैं पढ़ रहा था अपना पेपर कि मूल्यों के अधिरोपण में शिक्षा की भूमिका, उन्होंने बीच में आधे में इंटरप्ट करके मुझसे क्वेश्चन कर लिया। मैंने उनके क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, मैंने काउंटर क्वेश्चन किया। मैं मंच पे, जैसे मैं कभी चूकता नहीं हूं, मैं बोलने में कभी चूकता नहीं, कहीं भी देश हो विदेश हो, जहां जैसा अवसर मिलता हम धड़ाम से आ जाते हैं,
फिर देखा जाए। हमने एक काउंटर क्वेश्चन किया कि सर मेरी उम्र कितनी होगी? अगर मैं आज 47 साल का हूं तो 98 में 22 साल आप घटा सकते, करीब करीब 25 साल। वो सकपका गए क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए शायद वो तैयार नहीं थे, सकपका गए। मैंने फिर पूछा, कोई बात नहीं सर, 25 साल या ओके। हमने कहा 25 साल, बोले ओके। हमने कहा सर मेरे घर वाले ये कहते हैं कि मैं जब 4 साल का था तब मैं स्कूल जाने लगा था, कक्षा 1 में पढ़ता था। प्राइमरी में तो ऐसे ही था कि 4 साल की उम्र में मैं गांव के प्राइमरी स्कूल में जाने लगा, तो कक्षा 1 की पढ़ाई मेरी 4 साल से शुरू। अगर मैं अपनी 25 साल की जिंदगी में 4 साल घटा दूं तो 21 साल की शिक्षा हो जाती। विषय क्या है? सामाजिक मूल्यों के अवरोपण में, अधिरोपण में शिक्षा की भूमिका। 25 साल की जिंदगी में 21 साल की शिक्षा, यही तो क्वेश्चन है कि जो 25 साल यानी कि सामाजिक मूल्य हमारे 25 साल पुराने, हम 25 साल, कोई 50 का है तो आपका 50 साल का होगा, हम 25 साल के हैं तो हमारा सामाजिक मूल्य 25 साल से बना है, और शिक्षा हमारी 21 साल पुरानी है, तो उसकी भूमिका इसमें कितनी है यही तो बताना है ना सर, कि 25 साल की जिंदगी में 21 साल की शिक्षा की क्या भूमिका है। हमने कहा सर 1.5 साल 2 साल में तो लोग पीएचडी कर लेते हैं, मेरी तो 25 साल की जिंदगी 21 साल की शिक्षा, जरा जोड़िए सर, पूरे पूरे सर 46 बरस होती है। हर 2 साल में एक पीएचडी कर दीजिए सर, तो 23 बार तो मैं पीएचडी कर चुका अपनी पूरी जिंदगी में। सर स्त्रियों की समस्या समझने के लिए पड़ोस से पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी भाभी है, मेरी चाची है, मेरी नानी है, मेरी दादी है, मेरी बुआ है। हमने बचपन से शुरू से तो स्त्रियों को ही देखा। अगर स्त्रियों की समस्या समझने के लिए पड़ोस की स्त्री से पूछना पड़ा तो लानत है। हमने कहा कि मैं जितने साल का हूं उतने साल से स्त्रियों पर रिसर्च कर रहा हूं, और मैं ही नहीं, आप भी कर रहे हैं। आज जब हमारी पीएचडी की बात, स्वयं की जिंदगी की, स्वयं की शिक्षा की पीएचडी की बात है, उसमें भी आप सोचते हैं कि मैं कहीं जाके पूछूं। सिर्फ टेबल था, चेयर थी, पेन था, कागज था और मैं था, और ये पेपर है जो है सामने। मैं कहीं नहीं गया रिसर्च करने। डॉक्टर आनंद स्वरूप इतने प्रभावित हुए, इतने प्रभावित हुए, उन्होंने वहां से बोला कि बेटा तुमको अपनी पूरी बात जितनी देर में कहना है तुम कह के ही जाना। और आपको याद दिला दूं कि मैं उस सेमिनार का मेडलिस्ट था, जबकि बहुत सारे लोग बाहर बाहर से। कहने का मेरा मतलब है, आपको क्या चीज अपने जहन में, आप संविधान में मूल अधिकार की बात करते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, और आप किताबों में रटते हैं, सोचते नहीं हैं। स्त्रियों को अगर आपने अधिकार दिया तो आपको समझ में नहीं आया। उनको विशेष अधिकार इसलिए दिया कि हमारा समाज कुरीतियों से भरा था। सती प्रथा की बलि वेदी पे वही चढ़ाई जाए, उम्र भी पढ़ने की है तब तक विवाह कर दिया जाए। उनको, ये तो मैं एक दो बड़े एग्जाम्पल दे रहा हूं, और भी अभी भी छोटे। अभी उस दिन हमने बोला था कि 52% डोमेस्टिक वायलेंस हमारे देश में है, यानी हर दूसरी स्त्री को कहीं ना कहीं वायलेंस का शिकार होती है। आप एक कानून लाए थे कि नहीं लाए, घरेलू हिंसा का लाए कि नहीं? कानून ऐसे ला दिए, घरेलू हिंसा हो नहीं रही थी और कानून ला दिए। कमाल के आदमी हैं आप। जिस जो चीज घटित नहीं हो रही उसके लिए वो कानून आप ला रहे हैं। सोचिए, ये आपके अधिकार है, और आप जिस समाज में रहते हैं, अगर हमारे बच्चे खदान में काम करेंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे, चाय की दुकान पे काम करेंगे, या किसी तरीके से पढ़ाई से नाता टूटेगा, तो हमें आर्टिकल 51A में जाके अभिभावकों के लिए एक उनका कर्तव्य बताना पड़ेगा। हमें राज्य को ड्यूटी देनी पड़ेगी। हमें राज्य के खिलाफ मिला है मूल अधिकार, आर्टिकल 21 में चले जाइए आप। 7 प्रकार के जो अधिकार हैं उसमें एक शिक्षा का अधिकार बाद में आपने जोड़ा,
और किससे संघर्ष करके लिए? राज्य से, कि राज्य का तुम शिक्षा दो। राज्य ने कहा आर्टिकल 45 में बनाया हुई स्कूल में। तब जो आपकी कहानी है किताबों से नहीं, व्यवहारिक जिंदगी से भी जोड़ कर उसको लिखिए। लिखते नहीं लोग। लिखिए, अमेरिका वाला जो बात था वो पूरा कर लीजिए। क्या बोला अमेरिका के कोर्ट ने? अस्तित्व के आधार के बारे में, या ऐसा लिखें, अस्तित्व के संदर्भ में स्त्रियों की शारीरिक बनावट, ये हम उस देश की बात कर रहे हैं जिसका 230 वर्ष लोकतंत्र पुराना हो चुका है। मैं उस देश की बात कर रहा हूं जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र जाना जाता है और जो सभ्यता के पीक पर है। वहां पर भी स्त्रियों की बनावट के आधार पर ये जो सेपरेशन एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, और हम लोग अगर जरा से भी बात कर दे तो कहेंगे ये देखिए पिछड़े लोग हैं। स्त्री पुरुष की बनावट में कोई डिफरेंस नहीं है। बनावट के आधार पर डिफरेंशिएशन तो हो सकता है ना। आपने क्या दिया है प्रसूति के लिए? उनको छूट दिया है कि नहीं? एक महिला शिक्षिका है, अगर वो उसके बच्चे हैं तो उसको देखिए कितनी छुट्टी मिलती है। आप कहिए इधर हम भेद नहीं करें, उधर नीति निर्देशक पर तुम उसको सुविधा दी गई है। ये उसकी शारीरिक बनावट और उसके ऊपर आने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रख करके तो हमारे संविधानविदों ने हमको दिया है। लिखिए, के आधार पर अमेरिका के न्यायालय ने स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उसके स्त्री जन्य कार्य के चलते सुविधाएं मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 42 में लिखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में स्त्रियों को विशेष प्रसूति अवकाश प्रदान किया जा सकता है। यही उदाहरण यहां काम करेगा, किया जा सकता है। इससे 15(1) का अतिक्रमण नहीं होता है। ये 15(3) के भीतर लिखते जाना है। स्त्रियों के लिए ये सुविधा है। 15(1) का अतिक्रमण नहीं। क्या कि लिंग के आधार पर नेवर। 15(3) अपवाद है। ठीक है, समझ गए हैं बात को। और एक चीज बच्चा लिख लीजिए, एक लाइन और लिख लीजिए। लिखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 497 जोड़ दो, ले आओ, के अंतर्गत एल्डरली, सुने हैं कि नहीं? जारकर्म बोलते हैं विधि की भाषा में, एल्डरली। आप देखे होंगे ये कानून खत्म हुआ है। के अंतर्गत जार्म कर्म के अपराध के लिए पुरुष को ही दंडित किया जाता है, स्त्रियों को नहीं। अगर स्त्री पुरुष के बीच में संबंध हैं, उसमें देखा गया है, आप तो छूट दे दिए किसको? विवाहित स्त्री, और अगर का संबंध किसी पर पुरुष से होता है तो पहले जो दंड था पुरुष को मिलने का, अब वो छूट मिल गई है। अब ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर जो दंड पाता था वो पुरुष पाता है। उच्चतम न्यायालय ने दलील दिया, उच्चतम न्यायालय में कहा गया, ऐसा कहिए, कि यह 15(1) का अतिक्रमण करता है, क्योंकि एक ही को दंड मिलता है। हर हाल में पुरुष ही अभियुक्त है। न्यायालय ने इसे लिंग के आधार पर नहीं,
बल्कि समाज में स्त्रियों की विशेष स्थिति के आधार पर इसे वैध घोषित। तो लिंग के आधार पर तो 15(1) का अतिक्रमण हो रहा था ना, वो खत्म कर दिया वो केस को। बोला ये समाज की स्थिति पर, लिंग के आधार पर मत देखो इसको, ये समाज की स्थिति पर देखो। एक लाइन बच्चों का लिख लीजिए। इसी में बच्चों के लिए भी विशेष उपबंध है। ये मैं थोड़ी कहानी इसलिए बताता हूं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर सिर्फ वैसे लिखाते गए भूल जाएंगे। लिखिए, इसी के आधार पर या इस बच्चों के उपबंध के लिए इसी पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा या उनको शोषण से बचाने हेतु इसी में चर्चा मिलती है। 15(4) में आइए फट से, आइए, इतना पर्याप्त है लिखने के लिए। आइए अब लिखिए, 15(4) भी 15(1), 15(2) का दूसरा अपवाद है। पहला अपवाद 15(3), दूसरा अपवाद 15, पहला 15(3), दूसरा 15(4). क्या लिखा है लिखिएगा। अब हम ये नहीं बताएंगे कि पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ये जोड़ा गया था, मैं बता चुका हूं। तो अब आगे का काम लिखेंगे इसमें। लिखेगा 15(4) में लिखें, राज्य को यह अधिकार प्रदान करता है, राज्य को यह अधिकार प्रदान करता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए या उन्नति हेतु, नागरिकों की उन्नति हेतु ठीक है। आगे SC ST के लिए विशेष उपबंध करे या कर सकता है, वर्ड सही होता है। लिखें, यहां आर्टिकल 29(2) शिक्षा और संस्कृति वाला है। 29(2) की कोई बात लागू नहीं होती है। यदि दोनों को मिलाकर के देखा जाए, 29(2) और 15(4) को यदि दोनों को मिलाकर देखा जाए तो राज्य पिछड़े वर्गों, तो राज्य बैकवर्ड क्लासेस, SC ST का सरकारी या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन, प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। हालांकि इसका मापदंड तय करना अभी भी विवाद का विषय है। सामाजिक और शैक्षणिक जो मापदंड है, इसको तैयार करना अभी भी विवाद का विषय है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार देखा जाए तो, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देखें तो जाति किसी वर्ग के पिछड़ेपन को, जाति किसी वर्ग के पिछड़ेपन को निर्धारित करने का एक प्रासंगिक कारण हो सकता है, परंतु ना तो अकेले जाति और ना ही अकेले निर्धनता इसके निर्धारण की कसौटी है।
आगे लिखिए, निजी 15/5 लिख लीजिए। निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का यह प्रावधान देता है, और ऐसा उन्नति और विकास के कारण है। ऐसा उन्नति और विकास के कारण है। लिखिएगा, निहित मापदंडों में देखा जाए, निहित मापदंडों में देखा जाए तो आर्टिकल 15 या 19(1)(6) स्वतंत्रता वाले में आइएगा, जहां 6 स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 15 या 19(1)(6) की कोई बात राज्य को शैक्षिक या सामाजिक रूप से पिछड़े, शैक्षिक या सामाजिक रूप से पिछड़े किसी वर्ग के नागरिकों का, किसी वर्ग के नागरिकों का, नागरिकों को कर सकते हैं, SC ST की प्रगति हेतु सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सरकारी सहायता प्राप्त, ऐसा भी लिख सकते, सरकारी या गैर सरकारी सहायता प्राप्त, 2 बार मत लिखिए सहायता प्राप्त, सरकारी या गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेश के संबंध में विशिष्ट उपबंध करने से नहीं रोका जा सकता। नहीं रोका जा सकता। केवल अनुच्छेद 30(1) में, यहां पे थोड़ा सा समझ जाइए, अनुच्छेद 30(1) वही शिक्षा संस्कृति वाला बच्चा 29-30 आता है। केवल अनुच्छेद 5वें नंबर का मूल अधिकार है, जो इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, तो एक मैं जिक्र कर रहा हूं, केवल 30(1) में लिखित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था को छोड़, ठीक है। लिखें, आगे लिखिए, साल 2019 में, साल 2019 में सवर्णों को आरक्षण प्रदान किया गया, 10% लिख लीजिए, 10% आरक्षण प्रदान किया, और इसका आधार आर्थिक था, ठीक है। स्पष्ट है कि इस तिथि से पहले, यानी 2019 जनवरी से पहले, संविधान में आर्थिक पिछड़े के चलते या आर्थिक शब्द का उल्लेख इस मामले में नहीं था। आगे लिखिएगा, इंदिरा साहनी मामले में भी, इंदिरा साहनी मामले 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कह दिया था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। अनुच्छेद 15 में 15(6) जोड़ा गया,
आर्थिक स्वरूप को सामने लाया गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण अन्यों की तरह 15(1) या 15(2) का या 15(1) का कोई उल्लंघन नहीं है। यह अभी हम 16 में भी चलेंगे, 16 का दोनों का जिक्र कर लेता लास्ट में, लेकिन थोड़ा चर्चा यहां कर दिया। यह भी अपवाद है। ठीक है, 16 आर्टिकल आइए फट से, टाइम हो रहा है बट यार मेरी भी मजबूरी है, थोड़ा डिटेल करते रहना। लिखिए 16 में आ जाइए, फटाफट 16 में आइए। 16 क्या कहता है, लिखिए आर्टिकल 16 क्या कहता है। यह अवसर की समता है। ठीक है, यह अवसर की समता है। आगे लिखिएगा, इसके खंड 2 में यह निहित है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन, राज्य के अंतर्गत किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल मूल वंश, धर्म वैसे पहले आएगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक अयोग्य नहीं होगा, अपात्र नहीं माना जाएगा और न ही भेद किया जा सकता है। यहां पर आर्टिकल 16(1) और 2, 16(1) ब्रैकेट में और 2, तो यानी 16(1) और 2 में राज्य की नौकरियों में समता, इक्वलिटी का सामान्य नियम निहित है, का सामान्य नियम निहित है। ठीक है, अवसर की समता के कुछ अपवाद भी हैं, जिसमें खंड 3 यानी 16(3), 16(4), 16(4) क और 16(5). ठीक है, यह जो है अपवाद है। लिखें, खंड 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि के माध्यम से, विधि बनाए उसके माध्यम से नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास की योग्यता विहित कर सकती है, राज्य की योग्यता विहित कर सकती, ये अपवाद है। अब ये देखिए गड़बड़ हो जाएगा, एक तरफ आप कहते हैं जन्म स्थान, निवास, ये सब के आधार पर आप करेंगे नहीं, एक तरफ ये कर रहे हैं तो ये अपवाद है, इसलिए कर रहे हैं। खंड 4 थोड़ा एलोबरेट कर दे रहा हूं। खंड 4
राज्य को सरकारी सेवाओं, जो ओबीसी का आरक्षण के लिए मैं बता रहा था, राज्य को सरकारी सेवाओं में पिछड़ों के लिए आरक्षण की शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। लिखिए, नीचे लाइन में लिखिए, 1995 में 77वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 77 संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 4 क जोड़ा गया था, जिसका संदर्भ या संबंध पदोन्नति में आरक्षण से है। सरकारी सेवाओं में है बेटा, ये आरक्षण से। संविधान के, लिखें आगे, साल 2000 में 81वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, 81 नंबर का संविधान संशोधन के अंतर्गत 16(4) ख जोड़ा गया, यानी 4 ख कर दिया गया। इसमें लिखें, इसमें राज्य को उन रिक्तियों को, उन वैकेंसीज को, राज्य को उन रिक्तियों को जो अनुच्छेद 16(4), अगर आप नहीं समझते तो इसको घर पे भी पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। वैसे थोड़ा कानूनी बात है, कोई इसमें तथ्य ही है। 16(4) या खंड 4 का या खंड 4 क के उपबंधों के अनुसार किसी वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित है। आरक्षित है उन्हें, अगर आरक्षित है उन्हें अगले वर्ष या वर्षों में, ऐसे नहीं कि 2-4 सालों में, अगले वर्षों नहीं हो पाया, वर्ष अगले वर्षों, यानी कि 2-4 सालों, मतलब अगले वर्षों का मतलब 2-4 सालों, ऐसा लगाइए, वर्षों का मतलब वर्षों, अगले वर्ष या वर्षों में भरे जाने से नहीं रोकेगी। आपने कभी, लिख लीजिए फिर बताता हूं। ठीक है, ये चीज है। आपने कभी देखे होंगे बैकलॉग की वैकेंसी आती, कई सालों से पद खाली रह जाते हैं तो उनकी बैकलॉग वैकेंसी आती तो उसको भर दिया जाता है। अब हम आपको यहाँ पर 1-2 बातें और बताना चाह रहे हैं, लिख लीजिएगा। अवसर की समता के सामान्य नियम को देखें, अवसर की समता के सामान्य नियम को देखें तो 16(3), 4 और 5 अपवाद है। ठीक है, 16(3), 4, 5 अपवाद है। फटाफट जरा लिखिएगा आगे। यार असल में इंदिरा साहनी का केस लाना चाह रहा था अब यहाँ। इंदिरा साहनी का केस लाएंगे तो आपका मन ठीक हो जाएगा। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, लिख लीजिए, 16(4) के अधीन, थोड़ा सा एलोबरेट कर लीजिए। 16(4) के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया था, और इसकी कहानी बच्चा ये है कि, थोड़ी कहानी बता देते हैं। बीपी मंडल की रिपोर्ट आई थी जिसको बीपी सिंह ने इंप्लीमेंट किया। ये मामला 1978 का है और रिपोर्ट 80 के टाइम में आई थी। 90 में बीपी सिंह की सरकार बनी थी। वैसे तो बीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री बने थे और
90 में, अगस्त 90 में बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसको 27% आरक्षण देने की बात मानी। ठीक है, मामला कोर्ट भी गया था। नवंबर, मुझे ठीक से याद है, 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सही करार दिया था। और आगे की तारीख अगर मुझे याद है तो चेक कर लीजिएगा, वैसे तारीख कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। 8 सितंबर 1993 को नरसिम्हा राव की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इसको एग्जीक्यूट कर दिया। बीपी सिंह की सरकार जब अगस्त में इस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने का दिया तो मामला कोर्ट में चला गया था। और इसके पहले भी मैं आपको बताऊं, इंदिरा साहनी का जो केस पढ़ेंगे तो बहुत मजबूती से पता चलेगा, वो मैं थोड़ा जिक्र करूंगा इसको। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीपी सिंह साहब जो है, जब 90 अगस्त में ये किए, तो उस समय आपको याद होगा कि जनता दल हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो सरकार थी। तो ओबीसी को आरक्षण की जो सरकार ने जब इरादा जता दिया, तो इसलिए कहा जाता मंडल और कमंडल। आडवाणी साहब रथ यात्रा लेके चले थे सोमनाथ से अयोध्या के लिए। उन्होंने एक मंदिर मुद्दा जिसको बोलते हैं उठा था उसी समय। उस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव बिहार के। और उनके रथ को बिहार के मुख्यमंत्री लालू, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, समस्तीपुर में रोक दिया था। जिस दिन समस्तीपुर में आडवाणी साहब का रथ लालू प्रसाद यादव ने रोका था, उसी दिन दिल्ली में बीपी सिंह की सरकार गिर गई थी, क्योंकि बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। और यहां तारीख में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन मुझे ठीक से याद है, ये 23 अक्टूबर 1990 की बात है। राष्ट्रपति महोदय ने उनको, राष्ट्रपति उस समय आर वेंकट रमन हुआ करते थे। ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकट रमन थे। आर वेंकट रमन के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। उसके बाद आपने देखे होंगे कि कलाम साहब आए, फिर प्रतिभा पाटिल आए, फिर हमारे प्रणब मुखर्जी साहब आए, फिर अभी रामनाथ कोविंद जी हैं। एक के नारायणन बीच में छूट गया, के नारायणन साहब थे। पहले के नारायणन साहब थे, उसके बाद आए थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तब के नारायणन साहब आए थे, तब एपीजे अब्दुल कलाम आए, तब प्रतिभा पाटिल आई थी, तब प्रणब मुखर्जी, उसके बाद रामनाथ। 2002 से 2007 के बीच कलाम साहब थे। 2002 से 1900 आप 97 के बीच नारायण साहब थे। और 92 से लेकर 97 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। उसके में आर वेंकट रमण थे। उसके पहले ज्ञानी जैल सिंह। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, जब हत्या हुई थी इंदिरा गांधी, उसमें ज्ञानी जैल सिंह ही राष्ट्रपति थे। ऐसा बोल इसलिए रहा हूं कि कुछ आपको याद हो जाएगा, कुछ याद होगा तो ताजा हो जाएगा। तो उन्होंने 15 दिन का वक्त दिया बहुमत सिद्ध करने के। जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है 7 नवंबर आखिरी तारीख थी उस समय। और बीपी सिंह को मालूम था बहुमत नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बाद में चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से प्राइम मिनिस्टर बने। फरवरी 91 की बात है, वो भी सरकार चली गई। फिर मई में चुनाव हो रहा था, आपको याद होगा। उसी मई में 91 में राजीव गांधी की पेरम्बदूर में हत्या हुई थी, उस दौरान चुनाव प्रचार के दौरान। मैं यहां ये कहना चाह रहा था कि जब बीपी सिंह ने इसको इम्प्लीमेंट किया, मतलब मन बनाया लागू करने के 27% आरक्षण, तो मामला जाहिर सी बात है कि जैसे हम लोग आज हर लोग बोलते हैं कोर्ट में जाएगा, तो इंदिरा साहनी केस में बड़ी लक्ष्मण रेखाएं खींची गई। 50% आरक्षण, ये 49.5% आरक्षण था पहले। वैसे 7.5% एससी के, एसटी के लिए, 23% आप देखेंगे तो इसके साढ़े, मतलब करीब करीब 23% एससी एसटी का है, 27 से तो 22.5 ही है वो, आप देखेंगे 7.5 उनका है। और क्या कहते हैं,
SC/ST मिला के 22.5 ये देखें, 7.5% है। वैसे देखा जाए तो इस समय औसतन शायद ट्राइब जो है, हम लोग जो पढ़ा करते थे तो अ, 8 करोड़ के आसपास हम लोग बोलते थे। तब उस समय 2001 की जनगणना के हिसाब से जो जनसंख्या थी उसमें वो 7.5% से थोड़े ज़्यादा ही थे। तो कुल मिला के मैं यहाँ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि सरकार इस तरीके से आएगी, लेकिन आरक्षण 8 सितंबर 1993 को एक प्रकार से नरसिंह राव की सरकार के टाइम में आ गया। कोर्ट कचहरी में गया था ये 92 का, इंदिरा साहनी का केस 92 का है। उसमें बहुत सारी अच्छी बातें, खुद ही में एक टिप्पणी है वो, उस खुद ही में क्वेश्चन, वहां से लेकर के संविधान के संशोधन, अभी देखिए नागराज वगैरह का केस देखिएगा, 2006 वगैरह का केस देखिएगा, आगे अभी भी देखे होंगे, चर्चा परिचर्चा चलती रहती है आरक्षण को लेकर। आरक्षण का बच्चा मुद्दा जो है ना, हम अलग से एक विषय के रूप में आपको बाद में बताएंगे। बाद में मतलब अभी तो इसका यहाँ पर संदर्भ ले लेंगे, लेकिन इस पर निबंध भी है और इस पर थोड़े सवाल भी है। तो अभी मूल अधिकार के भीतर जितनी आवश्यकता है उतनी चर्चा हम कर देंगे। आज हमें लग रहा है कि समय अब जो है अलाउ नहीं कर रहा है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों का हो तो ले लेते हैं।